नमस्कार श्रोताओं, आज इस वक्त हमसे बातचीत के लिए हमारे साथ हैं अफलातून जी। और अफलातून नाम पर आप जब जाते हैं तो थोड़ा सा अलग तरह का नाम है। नाम के बारे में हम अफलातून जी से ही जानेंगे, लेकिन पहले बता दें कि आपका समाज सेवा के क्षेत्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण काम रहा है और वर्तमान में जो कोरोना के हालात को लेकर के समाज पर बहुत ही गहरा असर पड़ा है और कई दशकों में इस तरह की स्थिति मानव सभ्यता के सामने आई है, तो ऐसी स्थिति को लेकर के एक जनसांख्यिकी विशेषज्ञ और सामाजिक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में किस प्रकार से आपने देखा है। सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आकाशवाणी वाराणसी और विविध भारती वाराणसी की ओर से। अफलातून जी नमस्कार। नमस्कार। तो बहुत स्वागत है आपका। हालांकि ये जो हालात हैं आज दुनिया के सामने वो बहुत ही स्वागत योग्य नहीं है। पूरे परिदृश्य को किस तरह से देखा आपने, ये हम आपसे चर्चा करेंगे इस बातचीत में। लेकिन पहले हमारे श्रोता, जैसा मैंने कहा, बड़े ही उत्सुक होंगे क्योंकि आमतौर पर अफलातून ये जो नाम है ये हम कहानियों में तो पढ़ते हैं, हकीकत में आपसे मेरा भी खुद पहली बार वाबस्तगी हुई। ऐसा है कि मेरे पिताजी का भी सामाजिक काम से और लेखन से संबंध रहा है। जी जी। और उन्होंने 3 अलग अलग सभ्यताओं से अपने बच्चों के नाम लिए। जी जी। मेरी बहन सबसे बड़ी हैं, उनका नाम संघमित्रा है, जो कि बौद्ध परंपरा से जुड़ा हुआ नाम जी, है। जी जी। और उससे छोटे मेरे भाई हैं, वो मुझसे तो बड़े हैं, उनका नाम नचिकेता है, जो कठोपनिषद में आते हैं। नचिकेता जो यम के पास जाके उनसे सवाल पूछते हैं। जी जी। तो वो है। और अफलातून दरअसल प्लेटो का भारतीय या पर्शियन नाम है। जैसे हम लोग सिकंदर कहते हैं और विदेशों में अलेक्जेंडर कहा जाता है। अच्छा अच्छा। या सुकरात हम लोग कहते हैं और सोक्रेटिस कहा जाता है अंग्रेजी में और अन्य उसमें। उसी तरह से प्लेटो का वो धीरे धीरे रूपांतरण होते हुए प्लेटो, प्लाटो, अफलातू। जी जी जी। तो ये उसका वो है। और जैसा कि आपने पूछा, आमतौर पे मुझसे कई लोग पूछते हैं, लेकिन उसके पीछे की हकीकत यही है कि पिताजी ने रखा है ना। और मुझे पसंद है। जी जी। और शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या है, लेकिन इस नाम में बहुत कुछ है। और आमतौर पे अफलातून जो बात होती है तो हमारे जो जनमानस में इस नाम को लेकर के आता है कि ये जो कुछ भी कर सकता है। जी। वो जैसे हिंदी में जब मुहावरे के रूप में होता है तब तो एक थोड़ा जादुई टाइप का बड़ा अफलातून बनते हैं। हाँ हाँ, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। जी। कोई आपने अच्छी कहानी पढ़ी तो जी जी, मराठी में ये कहा जाए क्या अफलातून कहानी है। अच्छा अच्छा अच्छा। यूनिक, मतलब बहुत बढ़िया। अलग अलग भाषा में और कहीं न कहीं उस प्लेटो से संबंध रहा होगा उसका। जी जी। तो अब हम लोग अपने विषय पे आए। बड़े ही गंभीर हालात हैं और ऐसे हालात हैं आज पूरी दुनिया के सामने कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को लेकर के, जो कभी ऐसे हालात उत्पन्न नहीं हुए और समाज का हर तबका, खासतौर से हमारे जैसे देशों में काफ़ी प्रभावित हुआ है। पूरे परिदृश्य को जो करीब 2-2.5 महीने हो गए, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, सामाजिक विद्वान और जनसांख्यिकी विशेषज्ञ के रूप में इस हालात को कैसे देखा आपने, क्या महसूस किया? देखिए, ये हमारे आपके जीवन काल से भी ज़्यादा माने बड़े कालखंड में होने वाली एक माने इस एक विशेष और किस्म की घटना है। जी जी। शायद माने पिछली कई पीढ़ियों में ऐसा नहीं हुआ होगा। बड़ी माने लाखों मौत वाली घटनाएं तो बहुत सी हुई हैं। जी जी। लेकिन ये जिस तरह से इसकी जो व्यापकता है और विश्वव्यापी प्रभाव बना है, वो सचमुच एक चिंताजनक चीज है। और कहीं न कहीं पूरी ये जो हमारी अत्याधुनिक सभ्यता है उसके सामने ये एक चुनौती के रूप में है। बिल्कुल, सब कुछ बहुत तेजी से भागता दौड़ता हुआ सा लग रहा था। काफी कुछ हर क्षेत्र में, मोबाइल टेक्नोलॉजी, रॉकेट और चांद सितारों तक आदमी की पहुंच होती जा रही थी, मनुष्यों की। और उसमें एक अचानक से ऐसी रोक लग गई है जिसपे कि आने वाले दिनों में भी कुछ गुंजाइश जैसी नई स्थिति दिख रही है। नहीं, इसमें थोड़ा मुझे लगता है कि
जैसी रोक लगनी चाहिए थी जी जी वैसी रोक लगी नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जी कि मुझे ये लग रहा था कि इतना बड़ा संकट है कि शायद अब दुनिया की सरकारें इस बात को सोचने लगे कि ये सब हथियार जो हम लोग बनाते थे जी जी वो अप्रासंगिक हैं। हमें स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। हाँ, शिक्षा के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। जी जी तो मुझे लगता नहीं है कि उस तरह की दिशा में हम लोग सोच रहे हैं। और माने और ये इतनी व्यापक तौर पे और जीवन के मुझे तो लगता है कि अधिकांश जो आयाम हैं उनको ये घटना प्रभावित कर रही है। बिल्कुल। तो वैसे में कुछ उसको सामना करने के लिए भी बुनियादी तौर पे हमें नए ढंग से शायद सोचना होता। ऐसा मुझे लग रहा था कि जो चीजें कल्पना में हम लोग सोचते थे वो शायद इस घटना के बाद लोगों को लगने लगे कि नहीं, वो चीज वो अव्यवहारिक नहीं है, व्यावहारिक यही है कि एकदम बुनियादी तौर पे नया कुछ किया जाए। और यही हम कह रहे थे कि एक बिल्कुल अभूतपूर्व स्थिति है। ऐसे में जो तमाम जो ध्यान जो केंद्रित था विज्ञान का या जो शासन व्यवस्था होती है वो विकास का, और विकास का मतलब बड़े बड़े हाईवे, पुल और तकनीकी विकास, लेकिन जो बुनियादी बात थी कि हम स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर अधिक ध्यान दें, वो इस हालात में था कि एक अलार्म के रूप में इस स्थिति ने काम किया है। लेकिन वैसी जैसा आप कह रहे हैं अभी तक वैसे कुछ दिख नहीं रहा है कि इस तरह के प्रयास हो रहे हों। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग, हमारी सरकार, जनता सब इसके लिए मैं मानता हूँ कि अब सबको तैयार होना ही है। जी जी। और मुकाबला करना है। जैसे ये जो पूरी लॉकडाउन की परिस्थिति थी जी जी उसको मोटा मोटी माना ही गया है जनता के द्वारा भी। और कभी कभी लगता है कि जब ये संक्रमण की स्थिति सबसे कम थी जी, ये सब कुछ था, उस समय हम लोगों ने एकदम बहुत ही कड़ाई से उसका पालन कर लिया, ये तालाबंदी का। जी जी जी। और लेकिन आज जब इतनी बड़ी संख्या है तब हम लोग खुल रहे हैं, अनलॉक हो रहे हैं। जी जी जी। तो ये एक माने विडंबना वाली स्थिति तो निश्चित है। लेकिन ये तो हुआ है कि इतना, जैसा कहते हैं कि हमारा देश बहुत से गांव गिरांव का इलाके का देश है और बहुत से लोग तमाम तरीकों से उतने जागरूक नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक लोगों ने वो जज्बा दिखाया है कि लॉकडाउन का अनुपालन जिस तरह से गांव-गांव तक हुआ है, और लोगों ने खुद, बहुत सी स्थिति ऐसी हुई कि अपने रिश्तेदारों को और माता पिता ने बच्चों को भी क्वारंटीन खुद से ही कर दिया। यानी जहां तक जनता के सहयोग की बात है उसमें मूलभूत स्तर पर कोई कमी बहुत ज्यादा नहीं रही है। ये निश्चित तौर पर वो एक चेतना तो आई है जी। उसमें एक संभावना थोड़ी सी रहती है कि नकारात्मक न हो। कुछ गांवों की बात बता रहा हूँ जहाँ मेरे संपर्क के लोग हैं, मऊ जिले की बात है। तो वहाँ एक छोटे से गांव में चेन्नई से, राजस्थान से, बम्बई से, सूरत से, अहमदाबाद से, इतनी जगह, गोवा से, जी जी, इतनी जगहों से जो उसी गांव के मूल निवासी जो श्रमिक के रूप में किसी न किसी तरह के काम में इन शहरों में थे जी, या इन इलाकों में थे, वो लोग वापस आए हैं। ठीक है। और वापस आने के बाद उनको अब ये है कि सामुदायिक किस्म की जगहें गांव में जो हैं, जैसे एक जिस गांव की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ रैन बसेरा था जी। तो कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वो रैन बसेरे का इस्तेमाल उन लोगों ने किया। स्कूल पर प्रशासन को आपत्ति थी कि स्कूल को क्वारंटीन के लिए इस्तेमाल न किया जाए। जी जी। तो स्कूल वो किया। अच्छा, फिर जो अभी एक और शब्द चला है और उस पर सरकार जोर दे रही है, होम क्वारंटीन की। जी जी। माने अपने ही घर में। तो ये मुझे लगता है कि जो कमजोर तबके के लोग हैं, जिनका एक बखरी का मकान है, तो वो
होम क्वारंटीन कैसे करेंगे, ये मैंने एक जी। आज भी बहुत से परिवार हैं और खासतौर से मुंबई या फिर हमारे गांव गिराव में एक खाट पे दो दो लोग रहते हैं, बच्चे भी उसी पर रहते हैं। नहीं तो फिर वो करते क्या है कि दिन के समय तो अपना मास्क वगैरह लगा के अपने अपने ट्यूबवेल पे चले गए। जी जी। और खूब बारिश हुई या रात के समय फिर आते हैं, क्योंकि वो रैन बसेरा में भी ज्यादा जगह नहीं है। जी जी। इसमें बहुत बड़ा सहयोग अगर मिला है तो जो मनरेगा है, जी जी, महात्मा गांधी जो ग्रामीण रोजगार योजना वाली योजना है, उससे इन लोगों को, क्योंकि आए हैं और तुरंत अपने उत्तर प्रदेश में अभी 201 रुपया मजदूरी है। जी जी। तो एक वो ऐसे लोग हैं कि जो कि मेहनत करके वहाँ भी कमाते थे, निश्चित है कि इससे ज्यादा कमाते होंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद भी वो उनको मनरेगा का जहाँ तो एक बड़ा सहारा है रोजमर्रा के खर्चों के लिए और एक आजीविका के लिए। मूलभूत तो हो गया कि आप इसके सहारे जी सकते हैं, भागना तुरंत नहीं है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अच्छा, जनसंख्या के अध्ययन से आप जुड़े रहे हैं, एक बड़ा अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, बहुत बड़ा वर्ग है जो कि दूसरे प्रांतों में, बड़े बड़े शहरों में, और जो शहरों का विकास दिखता है, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें दिखती हैं, उसको बनाने में उस मजदूर वर्ग का, श्रमिकों का बड़ा योगदान रहा है। लेकिन इस हालात में वही श्रमिक सड़कों पर दिखा और बेसहारा दिखा और बड़ा ही असहाय सी स्थिति रही। बहुत सारे चित्र सामने आए, तो कैसी वेदना संवेदना आपने भीतर से महसूस की उन चित्रों को देख करके? ये पहली बार हुआ है कि जो, जैसा कि आपने जिस रूप में विकास का एक अच्छा वर्णन किया जी, उस कथित विकास के ऊपर एक सवाल लगा है, सवालिया निशान लगा है कि एक तो ये शहर केंद्रित विकास था जी, और कहीं न कहीं जो हमारी प्राथमिक चीजें थी, खेती है और जो हमारे कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनके समाप्त होने की भी स्थिति एक कारण है, जिसके वजह से लोग अपना गांव छोड़ करके, एक खेती के बाद जो सबसे बड़ा रोजगार था अपने देश में, वो बुनकरी से जुड़ा हुआ था, हैंडलूम। तो अगर हैंडलूम को ही लिया जाए तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। बनारस हमारा हैंडलूम के लिए ही जाना जाता रहा जी जी, जो बनारसी साड़ी है और वो गांव गांव में फैली हुई थी, और वो किसी धर्म के हिसाब से भी नहीं बटा था। जो ग्रामीण इलाका है वहाँ माने आज अगर हम और आप जो कि बुनकरी से जुड़े हुए नहीं हैं, अगर एक बनारसी साड़ी जो हाथ की बनी हुई है, हैंडलूम की बनी है, और एक सूरत में बनी हुई पावरलूम की साड़ी, ये दोनों सामने रख दी जाए तो हम आप जैसे लोग उसमें फर्क नहीं कर पाएंगे। जबकि उस बनारसी साड़ी को बनाने में जो हैंडलूम पे बनी है, कम से कम 8 दिन 10 दिन 12 दिन लग जाता था, और ये पावरलूम वाली एक दिन में 3 बन जाती है। तो ये जो परिवर्तन आया है, इसके वजह से ये यहाँ का पूरा परिदृश्य रोजगार का जी जी, और सामाजिक जो ताना बाना था लोगों के रहन सहन का, वो भी जी। और पता चला कि यहाँ से जा रहे हैं या उड़ीसा से जा रहे हैं सूरत में, आपको मैं बता रहा हूँ कि उड़ीसा के शहरों से ज्यादा ओडिया भाषी लोग सूरत में हैं। ओडिया अखबार निकलता है वहाँ। अच्छा अच्छा, ओडिया भाषा में। एक सामाजिक सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते और इन तमाम वर्गों से सीधे सीधे इतने लंबे आपका कार्य का अनुभव रहा है, किस तरह के उपाय आप देखते हैं कि जो किए जाने चाहिए आज इस दौर में भी, जिनको शुरुआत की जानी चाहिए जिस दिशा में? बहुत ही गंभीर सवाल है और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ये सवाल पूछा जी। मुझे लगता है कि आज जिस तरह की चुनौती इस महामारी के वजह से उपस्थित हो गई है, उसके बाद हमें एक बार फिर से सोचना होगा कि थोड़ा जिस उस पर हम लोग चल रहे थे वो लकीर से हट करके जिस विकास के मॉडल की बात हम लोग करते हैं उस पर पुनर्विचार की जरूरत है। मैं एक दो छोटे उदाहरण दे रहा हूँ जी, कि
हमारे देश की संसद में ये पारित किया गया था कि बहुत सारी चीजें, करीब 1200 के लगभग ऐसे छोटी छोटी वस्तुएं थी, जिन वस्तुओं के बारे में कहा गया था कि इन वस्तुओं को लघु या कुटीर उद्योग में ही बनाया जा सकेगा। अब क्या था कि वो एक कानून था, और कानून के साथ जो एनेक्स्चर या जो अनुलग्न कहते हैं उसको, जो साथ में जुड़ा रहता है, उसमें वो लिस्ट थी। आज परिस्थिति ये हो गई है कि वो लिस्ट हो गई है 0, और कानून जस के तस है, कानून नहीं खत्म किया गया। और वो तमाम वस्तुएं वो इतनी सामान्य और जरूरी चीजें थी, और बड़ी संख्या में रोजगार देने वाली थी। मोमबत्ती, दिया सलाई, अचार, फर्नीचर, और मैं ये जो उदाहरण दे रहा हूँ इसके साथ ही स्टेशनरी, माने ये कॉपी किताब रजिस्टर वगैरह जो होता है, सरकार के विभागों को ये निर्देश था कि आप स्थानीय लोगों के द्वारा बनाया हुआ सामान ही खरीदें। तो वो भी धीरे धीरे डिफंक्ट कर दिया गया। तो मुझे लगता है, और शायद उस दिशा में फिर से सोचने लगे हैं लोग। तो अफलातून जी, ये तो आपने अच्छी बात बताई, और बहुत ही एक सामयिक है कि हमें विकास का ये जो मॉडल है वर्तमान में जो इतने वर्षों से चला आ रहा है, इसने बहुत से विकास के हमें आयाम भी दिखाए हैं, लेकिन इस पर इस कोरोना को लेकर के पुनर्विचार की जरूरत है। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, और एक बहुत बड़ा तबका आज भी है, और हम सब भी जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, जो हमारी जो ज़रूरियात हैं अनाज की, सब्जियों की और तमाम अन्य चीज़ों की, फल फूल की, वो सब खेतों से और खेती किसानी से ही जुड़ा हुआ है। तो उस बड़े तबके पर भी इसका बड़ा गहरा असर पड़ा है। उस संदर्भ में मुझे लगता है आपने बहुत ही प्रासंगिक ये चर्चा उठाई है जी, कि जो ये एक बड़ा तबका, ठीक है कि खेती पर आश्रित लोगों की संख्या पिछले वर्षों में कम हुई है, लेकिन आज भी सबसे बड़ा अगर जुड़ाव है तो जनता का आबादी में खेती से ही जुड़े हुए हैं लोग। और उनके समर्थन में जो एक व्यवस्था कई वर्षों में विकसित होकर के बनी जी, उस व्यवस्था को हमें देखना होगा कि वो टूटे ना। जैसे किसानों को समर्थन मूल्य मिलता था, तो वो मंडियों के माध्यम से, अगर आप जहाँ जिन प्रांतों में मंडियों की व्यवस्था अच्छी है जी, तो मंडियों के माध्यम से किसान बेचते थे, जाकि आकर के व्यवसायी लोग गांव से मनमाने दाम में न ले जाएं। सरकार के द्वारा घोषित एक समर्थन मूल्य होता था, जो कि उनकी आजीविका के लिए बहुत जरूरी होता था। और उसमें एक स्पर्धा नहीं थी, घोषित हो गया, और उसके बाद एक किसान आश्वस्त रहता था कि ये हमारी खरीद कम से कम इतना तो मिल ही जाएगा। हाँ, फूड कॉर्पोरेशन, और उससे जुड़ी हुई बात थी कि उस अनाज का उपयोग हमारी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हुआ करता था। तो मेरा ये मानना है कि ये दो चीजें नई बात नहीं है, लेकिन ये बातें किसानों से जुड़ी हुई, उसको समर्थन देने वाली है। उस व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। और वर्तमान हालात में जबकि बहुत सा एक बड़ा वर्ग है जिसकी सोच को बदला नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उम्मीद की कोई किरण आपको दिखती है कि ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं इस तरह के प्रयासों के द्वारा, और फिर से नए सिरे से सोचने के संदर्भ में इस तरह का कोई व्यापक, देखिए अभी जैसे हम आप सब अपने अपने घरों में हैं, अधिक से अधिक घर में रहने की बात हो रही है जी, तो उसके साथ साथ अगर मनन भी निश्चित तौर पे करने का एक मौका मिलता है, चिंतन मनन, तो अगर कर रहे हों लोग और उनकी फिर कोई सामूहिक समझ बन रही है कि नहीं। जी, मान लीजिए कि उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि एक साथ सड़क पे उतरें, और लेकिन अगर एक सामूहिक समझ बन रही है तो वो जरूर
उसमें से कुछ उम्मीद की जा सकती है। और जो बहुत से लोग जो शासन प्रशासन या फिर लेखन पत्रकारिता इन चीज़ों से जुड़े हैं, वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में, जैसा हमने आपने बात की समझ के जरिए, तो अपने अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा बदले हुए विचार के साथ आए, मानवता केंद्रित विचारों के साथ आए। बहुत ही आर्थिक और बाजार सापेक्ष स्थितियां जो होती हैं, उन्होंने बहुत सारे सवाल हमारे सामने खड़े किए। यानी बहुत कुछ निगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बदलाव आए और हम अपनी सोच को ज़मीन से जुड़ा हुआ रखें, तो इन चीज़ों, इस वर्तमान हालात से भी एक निजात का रास्ता हमें दिखता है। बिल्कुल। ये जो आखिर में आपने बात कही वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक जो लेखक है, पत्रकार है, या फिर आप जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो जनमानस की विचारधारा को बदलने का और पुष्ट करने का काम करते हैं। जी, निश्चित तौर पे। और जो बाजार जी से प्रभावित होने की बात है, उससे थोड़ा ऊपर उठ करके और समाज और मानव समाज के बारे में सोचते हुए अगर कुछ करेंगे तो मुझे लगता है कि वो सवाल उठेंगे। जी। और उठाने होंगे, क्योंकि संकट सचमुच बहुत बड़ा है और गंभीर है। बिल्कुल, आपसे बात करते हुए ख्याल आया कि अगर हम कार में बंद शीशों से और हाईवे पर गुजर रहे हों, तो हमें उस फुटपाथ पर बैठे हुए और जो तमाम जो गांव गिराव से आए हुए बंजारे किस्म के लोग होते हैं, उनके जो हालात हैं, थोड़ा सा उन झुग्गियों की ओर भी, उन जो आपने बखरी की बात की, जिसे हम मुंबई में खोली भी कहते हैं, उस ओर भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम आगे बढ़ें, लेकिन हर किसी को लेकर के साथ चलें, सबके दुख दर्द में, संवेदना में शामिल हों, ये निहायत ज़रूरी है। ये आज का संदेश है ये। तो बहुत अच्छी बात हुई अफलातून जी, और हमें लगता है कि ये जो बातचीत हमारी हुई अलग हट के आज के हालात में हुई है, और ये हमारे जो श्रोता हैं उनके भी विचारों में थोड़ा सा स्पंदन लाने में अगर ये बातचीत सफल रही, तो हम आप अपने इस प्रयास में ज़रूर सफल होंगे। अफलातून जी, इस संदर्भ में चूंकि आप समाज से जुड़े हैं, लिखते पढ़ते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारे सोशल साइट्स पर आज के हालात को लेकर के तमाम रचनाएं की जा रही हैं। किसी खास रचना ने इस स्थिति में आपको प्रभावित किया जिसका जिक्र आप हमारे श्रोताओं के लिए करना चाहेंगे? मैं एक कविता जो है साझा करना चाहूँगा जी। ये राजेंद्र राजन की लिखी हुई है, और कविता का शीर्षक है इस बुरे वक्त में। दुनिया भर की दूरबीनों, खुफिया कैमरों और रडारों, पाताल तक खंगाल डालने वाली पनडुब्बियों, आसमान को कपा देने वाले लड़ाकू विमानों, अंतरिक्ष तक मार कर सकने वाली मिसाइलों, सुरक्षा के और भी तमाम इंतजामों को मुंह चिढ़ाता हुआ, समंदरों और पहाड़ों को लांघता हुआ, सरहदों और संप्रभुताओं पर हंसता हुआ आ गया है सबका नया शत्रु। क्या यह एहसास कराने के लिए कि हमारी सारी तैयारियां किसी और मोर्चे पर है, जबकि सबसे ज्यादा खतरा कहीं और है। नया शत्रु कितना ताकतवर है कि देखते देखते दुख के पहाड़ खड़े कर देता है, तरक्कियों को तबाह कर देता है, जी। पल भर में जगमग शहरों को वीरान कर देता है। वह इतना ताकतवर है, फिर भी कितना छोटा कि नजर नहीं आता। जैसे कोई अदृश्य बर्बरता हो जो सब जगह टूट पड़ी है। एक विषाणु विचार की तरह सूक्ष्म, एक विषाणु विचार की तरह सूक्ष्म फैल जाता है दुनिया के इस कोने से उस कोने तक। क्या कुछ विचार भी विषाणुओं की तरह नहीं होते, जो संक्रमण की तरह फैल जाते हैं, जो अपने शिकार को बीमार बना देते हैं और उसे खौफ के वाहक में बदल देते हैं? क्या तुम ऐसे विचारों की शिनाख्त कर सकते हो? यह नई लड़ाई बाकी लड़ाइयों से कितनी अलग है। सारी लड़ाइयां हम भीड़ के बूते लड़ने के आदी हैं, पर इस लड़ाई में भीड़ का कोई काम नहीं, उल्टे भीड़ खतरा है। इसलिए भीड़ हरगिज न बने। बिना भीड़ के भी एकजुटता हो सकती है, थोड़ी दूरी के साथ भी निकटता हो सकती है।
इस बुरे वक्त में जब हम घरों में बंद हैं तो यह लाचारी एक अवसर भी है भीड़ से अलग रहकर कुछ गुनने बुनने का, यह महसूस करने का कि हम भीड़ नहीं हैं, अपने आप से यह पूछने का कि क्यों हमारा जानना, सोचना, समझना सब भीड़ पर आश्रित है, क्यों हमारे धर्म, दर्शन, अध्यात्म, संस्कृति, सभ्यता, आचार विचार, राजनीति, जनतंत्र, नियम कानून सब भीड़ से बुरी तरह संक्रमित हैं। हम भीड़ को खुश देखकर खुश होते हैं, भीड़ को क्रोधित देखकर क्रुद्ध, भीड़ ताली बजाती है तो ताली बजाते हैं, भीड़ जिधर चलती है उधर चल देते हैं, जिधर मुड़ती है उधर मुड़ जाते हैं, भीड़ भाग खड़ी होती है तो भाग खड़े होते हैं, जैसे भीड़ से अलग हम कुछ न हो। ऐसे भीड़मय समय में कुछ दिन थोड़ा निसंग रहना एक अवसर है, स्वयं को खोजने का, स्वयं को जांचने का और यह सोचने का कि क्या हम ऐसा समाज बना सकते हैं जहां मिलना जुलना हो और मानवीय एकजुटता हो, मगर जो भीड़ तंत्र न हो। यह बुरा वक्त इस बात का भी मौका है कि हम प्रतिरोध क्षमता के महत्व को पहचाने। बुरे दौर आएंगे, उनसे हम पार भी पाएंगे, बशर्ते प्रतिरोध की ताकत हो, शरीर में भी, मन में भी, समाज में भी। क्या बढ़िया, और हर आयाम को इस कविता ने स्पर्श किया है और बहुत ही बेहतरीन रचना है। और जिस बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे वो बिल्कुल उन बातचीत के सापेक्ष उसको एक अपने से जोड़ती हुई रचना है। और बहुत शुक्रिया, आभार प्रकट कर रहे हैं आपका हम आकाशवाणी और विविध भारती की ओर से। मैं निश्चित तौर पे मुझे आभार व्यक्त करना चाहिए कि आपने इतने बड़े और जिसका समाज में सम्मान है उस माध्यम से जो है इस चर्चा को आपने किया, इसके लिए मैं भी आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।